तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑल दीज कंट्रीज, यहाँ हमारी नेबरहुड में जितने भी देश बैठे हैं, उनका सबका अपना अपना आइडेंटिटी ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं। हम कौन है? बांग्लादेश कौन है? पाकिस्तान इज ऑफ कोर्स अ टिपिकल एक्सट्रीम एग्जांपल। वो उनको भारत के नाम से नफरत है, तो इसीलिए वो भारत भूखंड को साउथ एशिया का नाम दे दिया, मगर वो इंडियन या भारत के नाम से इनको नफरत है। सेल्फ आइडेंटिटी क्राइसिस है इनकी। सेम थिंग विद श्रीलंका, सेम थिंग विद मालदीव्स। कोई भी आप नेबरहुड में देखिए, अपना आइडेंटिटी भारत से अलग करने का कोशिश ये लोग करते हैं। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से। और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हैं, जिनको बहुत सारे लोगों ने बोला था बुलाने के लिए। फाइनली सर ने हमें टाइम दिया है। आज के हमारे शो के मेहमान हैं गिरिधर भामीदे जी, जिनको आप सब जानते हैं, कलमनिस्ट हैं और एनालिस्ट हैं, आप उसको सुनते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद, नमस्कार। नमस्ते अंबर जी, नमस्ते आपको, आपके दर्शकों को सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण। और आपके चैनल में बुलाने के लिए धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से। पर आज का जो विषय है वो मैं आपसे जो डिस्कस करना चाहती हूँ, जिस पर हम आज चर्चा करेंगे, क्योंकि सर हमने देखा है बीते कुछ सालों में बहुत सारे हमारे आसपास गवर्नमेंट टॉपल डाउन में रिजीम चेंज हमने आसपास देखा है। और एक तरह से जो इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, पूरी तरह से एक होस्टाइल नेबरहुड डेवलप हो गया है। धीरे धीरे एंटी इंडिया सेंटिमेंट नेपाल और पाकिस्तान तो था ही, बांग्लादेश इस हद तक हो गए और ऐसा माहौल बदल गया तो इंडिया के लिए एक अनस्टेबल कंट्री साथ में है, प्लस एक होस्टाइल बिहेवियर और कई सारी ऐसी बड़ी ताकतें जो इंडिया के खिलाफ काम करती है। इस सब को देखते हुए सर मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आखिर ये किस तरह से एंटी इंडिया सेंटिमेंट डेवलप हुए, आगे इंडिया के लिए किस तरह के चैलेंजेस होस्टाइल नेबरहुड में के होते हुए रहने वाले हैं। आप सर इस पर थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। जी, अब ये थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा हमें, और अब की जो भारत है और जो पुरानी भारत है, दोनों में अंतर क्या है ये हमें पहले समझनी चाहिए। तब हमें समाधान मिलता है कि हमारी नेबरहुड क्यों ऐसा बिहेव कर रही है। अब देखिए, इतिहास में देखेंगे, कभी भी भारत एक सेंट्रलाइज्ड कमांड के अंदर कभी नहीं था। हमारी यहाँ धनानंद के टाइम पे, मतलब चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के कालखंड में यहाँ 18 महाजनपद हुआ करते थे, और बहुत से छोटे छोटे गणराज्य और उपगणराज्य हुआ करते थे। तो वी वर ऑलवेज कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ मेनी कंट्रीज और मेनी किंगडम्स, सबको मतलब जोड़ने वाली, मगर सबको एक ही नाम से पुकारा जाता था कि भारत। तो अफगानिस्तान से लेके बर्मा तक इस सबको भारत बोलता था। इसीलिए द ओनली ओशन इन द कंट्री जो देश के नाम पे आता है वो इंडियन ओशन है, और दिस वाज कॉल्ड इंडियन सबकॉन्टिनेंट, भारत भूखंड। तो अब क्या हो गया ना, ब्रिटिश वेस्टफालिया एग्रीमेंट के बाद जो हार्ड बॉर्डर्स की जो कॉन्सेप्ट लिया है लोग, तो वो हमारी भारत की जो इतिहास या हमारी जो अवधारणा, हमारी एक्सपीरियंस जो है, उससे बैठती नहीं है। वी आर लाइक अ ह्यूमन बॉडी, ब्रीदिंग बॉडी। मतलब हम मान लीजिए कि आदि शंकराचार्य जी ने केरला से कश्मीर गया था। क्या पूरे कश्मीर से केरला तक एक ही साम्राज्य था? बिल्कुल नहीं। ही क्रॉस्ड मेनी कंट्रीज, मेनी लैंग्वेजेस। इट वाज अ फ्री ओपन, क्या बोलते हैं उसको, ओपन सोसाइटी था। कोई भी कहीं भी जा सकते थे, शादी के लिए, पढ़ने के लिए, या ट्रेड करने के लिए, या किसी और मकसद से, फॉर रिलीजियस पर्पसेस दे कुड मूव। अब जब इनको काट देते हो आप, जैसे अफगानिस्तान कट गया, फिर पाकिस्तान कट गया, फिर बांग्लादेश कट गया, नेपाल कट गया, जब ये सब हो गया तो क्या हुआ, इट्स लाइक गैंग्रीन जैसा हो जाता है। अब आपके बॉडी में एक पार्ट को आप ब्लड फ्लो आप काट दोगे तो वहां गैंग्रीन जैसा हो जाता है। ये हुआ है हमारे साथ। अब देखिए, इवन अफगानिस्तान में हमारी बहुत से इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस है उधर, और पाकिस्तान में तो है ही है। हिंगलाज माता है बलूचिस्तान में, क्वेटा में आपकी काली मंदिर है, फिर चकवाल में आपका
कटसराज मंदिर है पंजाब में, मतलब ऐसे गिनते जाएंगे, वरुण देव मंदिर है वहाँ मनोरा आइलैंड कराची में, तो फिर गौर खत्री मंदिर है पेशावर में, मतलब इट्स अ ब्रीदिंग सोसाइटी। अब उसको काट दोगे तो क्या होगा, गैंगरिंग जैसा हो गया इन देशों में। बांग्लादेश में यही प्रॉब्लम है। एक्चुअली मैं 1.5 साल पहले मैं बांग्लादेश गया था, वहां इतने अद्भुत शक्तिपीठ है उधर, सिलहट से लेके चट्टगांव तक अभी भी शक्ति पूजा होती है। मगर क्या हुआ, जब ईस्ट पाकिस्तान बन गई और वी हैड अ हार्ड बॉर्डर, यहां से जाने वाले हमारे नागा साधुस, भैरव साधुस, ये सब वहां जाना बंद कर दिया गया। तो वहां जो नॉर्मल नेचुरल वहां की जो इकोसिस्टम थी वो बंद हो गया। तो सेम थिंग ये रिलीजियस मैटर मैंने बोला है, सेम थिंग विथ ट्रेड इकोनॉमी के बारे में भी यही बोल सकते हैं। अब देखिए इन्वेस्टमेंट, पूंजी, ट्रेडिंग, ये सब चीज कोलकाता में था, और बट प्रोडक्शन लाइन मतलब रॉ मटेरियल पूरे आज की बांग्लादेश से आता था। तो जब आपने इसको काट दिया है तो ये जो इकोसिस्टम है वो पूरा डिस्टर्ब हो गया। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑल दीज कंट्रीज, यहां हमारी नेबरहुड में जितने भी देश बैठे हैं, उनका सबका अपना अपना आइडेंटिटी ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं। हम कौन है, बांग्लादेश कौन है, नाम ही बंगाल है, बंगाल मतलब इट इज पार्ट ऑफ भारत का सिविलाइजेशन है, वो भारत से अलग कैसे हो सकते हैं, ये हमें समझनी चाहिए। नेपाल नेपाल वॉज पार्ट ऑफ मेनी किंगडम्स। नेपाल बनी कब, कोई 300-400 साल पहले बनी है। उससे पहले क्या था, मगध के साम्राज्य में एक पार्ट था, या कोसला के राज्य में का एक पार्ट था, या बाकी जितने भी हमारी किंगडम्स थे उसके पार्ट थे वो। तो ये जब ये डिविजन्स बनते गया, फिर भी द कोर ऑफ उनके सिविलाइजेशनल वैल्यूज, उनके सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी बदलेगा नहीं ना। सेम थिंग पाकिस्तान, पाकिस्तान इज ऑफ कोर्स अ टिपिकल एक्सट्रीम एग्जांपल। वो उनको भारत के नाम से नफरत है, तो इसीलिए वो भारत भूखंड को साउथ एशिया का नाम दे दिया हो। अब भाई साउथ एशिया कैसे बनेगा, वी आर नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, हम साउथ कैसे हैं, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। वी आर नॉट साउथ एशिया, क्योंकि इनके पास वेस्ट एशिया ऑलरेडी एक कोई ले चुका है, ईस्ट एशिया कोई ले चुका है, साउथ ईस्ट एशिया ले चुका है, सेंट्रल एशिया कोई ले चुका है, बचा क्या है, साउथ एशिया हमें हमारे ऊपर चिपका दिया। वी आर नॉट साउथ एशिया, वी हैड आवर ओन डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, वी आर एन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मगर वो इंडियन या भारत के नाम से इनको नफरत है, सेल्फ आइडेंटिटी क्राइसिस है इनकी। सेम थिंग विद श्रीलंका, सेम थिंग विद मालदीव्स। कोई भी आप नेबरहुड में देखिए, अपना आइडेंटिटी भारत से अलग करने का कोशिश ये लोग करते हैं, बट दैट्स नॉट करेक्ट एट ऑल। वो चलेगा नहीं है। भारत में वी वर स्टिल भारत और इंडिया इन स्पाइट ऑफ सो मेनी किंगडम्स। अभी वास्को डी गामा आया था भारत, वो क्या ट्रावनकोर संस्थान, ट्रावनकोर किंगडम को ढूंढने आया था थोड़ी। ही केम टू डिस्कवर इंडिया, बट ही लैंडेड इन ट्रावनकोर। ट्रावनकोर वाज अ सेपरेट किंगडम। कूच बिहार, फिर सेंट्रल प्रोविंस, ये सब अलग अलग देश थे ना। तो फिर भी यू आर कॉल्ड इंडिया। अलेक्जेंडर आया था, आप झेलम आपकी जो पाकिस्तान है उस इलाके में आया, वहां से चला गया। फिर भी उनके किताब पूरे इंडिका मतलब इंडिया के बारे में बात करता है, या हिंदुस्तान के बारे में बात करता है। तो दिस लैंड was identified as Bharat or India in spite of having several political independent countries. ये अभी भी हो सकता है। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब मिलके इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। ज्योग्राफी नेचुरल है, पानी एक से दूसरे देश में जाता है, और आपकी फ्लोरा फौना सेम है, आपकी उठना बैठना खाना पीना सब कुछ सेम है, सोचना वही है, कल्चर वही है। फिर भी जब ये अलग आइडेंटिफाइड ढूंढने चलते हैं तब ये गड़बड़, ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। मगर उनका एग्जिस्टेंस भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखने में ही उनका एग्जिस्टेंस है, उनका भलाई है। अब देखिए, जब तक बांग्लादेश हमारे साथ शेख हसीना की कालखंड में हमारे साथ अच्छा रिलेशन था, तो उनका बॉर्डर डिस्प्यूट भी हमने सेटल कर दिया, और नुकसान तो हमें हुआ है ना। वी गेव मोर टेरिटरी टू बांग्लादेश देन हमें जो मिला है। फिर भी सेटलमेंट हो गया, और पानी का एक्सेप्ट तीस्ता पानी का छोड़िए, बाकी गंगा सबका हमने ऑलरेडी सेटल कर लिया उनके साथ, कोई डिस्प्यूट नहीं है उनके साथ।
और हम उनके इकोनॉमी में बहुत मदद किया है। पूरे उनके जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन हमने किया है। हम उनसे कपड़े खरीदते थे, हम उनको कपास बेचते थे और हम उनको केमिकल्स वो सब देते थे। फिर उनके कपड़े जो भी थे कोलकाता से वो रवाना होते थे, एक्सपोर्ट होते थे। तो वी हैड एन इंटीग्रेटेड इकोनॉमी। जब जाके उसको काटना शुरू करोगे, नुकसान किसको होगा? हाँ, भारत को भी नुकसान होगा, बट बिकॉज हम इतना बड़ा देश है उसको झेल सकते हैं, बट नुकसान आपको होगा। जब पाकिस्तान ने ये हार्ड बॉर्डर को पूरे हार्ड कर दिया और यहाँ हमारी ट्रेड बंद कर दी थी, स्पेशली आर्टिकल 370 अमेंडमेंट के बाद, उनका हालत देखिए क्या होगा और क्या हो गया। और उनको भारत से कोई भी दवाई खरीदना हो, कोई भी एसेंशियल कमोडिटीज खरीदना हो, वो वाघा बॉर्डर या कोई भी बॉर्डर में 100 किलोमीटर इधर उधर उसको सब मिल जाता है। फिर भी वो दुबई से लेना पड़ता है उनको। भारत से दुबई जाती है, फिर दुबई से वो लेना पड़ता है, कितना महंगा पड़ता है उसको। मतलब ये बेवकूफी, पागलपन जो है, आइडेंटिटी क्राइसिस, इसके चलते हुए ये सब सफर कर रहे हैं। सेम थिंग विद नेपाल। नेपाल का भी वही हाल है। जब तक वहां हिंदू राजा था तो आने जाने का रिश्ता था, पोरस बॉर्डर थी, कोई भी कभी कहीं भी जा सकते थे, रोटी बेटी का रिश्ता था, वो हमारी फौज में भर्ती होते थे। दे हैड इक्वल राइट्स एज इंडियंस और भारतीय, तो कोई पाबंदी नहीं थी। मगर जब ये कम्युनिस्ट रेजिम टेक ओवर कर दिया, दे स्टार्टेड हैविंग आइडेंटिटी क्राइसिस। हम भारतीय नहीं है, हम इंडियंस नहीं है। यहां तक जो प्रॉब्लम ब्रिटिश कालखंड में सॉल्व हो गई थी, जो हमारी लैंड बॉर्डर्स, वो दोबारा वो उछाल के फिर उसके बारे में उनके मैप्स बदल दिया, फिर उनके नोटों में वो एडिशनल टेरिटरी, भारत की टेरिटरी उसमें दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि देयर आइडेंटिटी, वी आर डिफरेंट एंड हमारी पीछे चाइना खड़ी है, ये सोच है। तो दे आर थिंकिंग चाइना विल कम एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, या उनके पीछे खड़े हो जाएंगे। तो सेम प्रॉब्लम इन पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव, सब में देखिए यही हाल है। वो अपने आप को भारत से अलग करके चाइना के गुट में जाने का कोशिश कर रहे हैं, अपने आइडेंटिटी बचाने के लिए। उससे खतरा उनको ही है, और हर इकोनॉमी हमारी आंखों के सामने कोलैप्स होते हैं और हम देख रहे हैं। पाकिस्तान की हालत तो हम देख चुके हैं ऑलरेडी। पाकिस्तानी अपना आइडेंटिटी क्या है? एक ही आइडेंटिटी है, हम इंडियन नहीं है, हम भारतीय नहीं है। किसी का नेगेटिव आइडेंटिटी हो सकता है क्या? तुर्क है क्या, हम अरब है क्या, हम पर्शियन है, क्या है? उनका कोई आइडेंटिटी नहीं है। इसीलिए जब नेगेटिव आइडेंटिटी आती है तो सब आइडेंटिटीज जो है वो उभर के आते हैं। तो बलूची पंजाबी के साथ रहना नहीं चाहते हैं, सिंधी रहना नहीं चाहते हैं, पश्तून नहीं रहना चाहते हैं, तो इंडिविजुअल आइडेंटिटीज उभर के आते हैं। तो ये चीज है, इस्लाम इनको जोड़ के नहीं रख पाई। तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस हमारी पूरे भारत उपखंड में हम देखते हैं। बिकॉज ऑफ दैट ये आइडेंटिटी क्राइसिस के चलते हुए ईच ऑफ दिस कंट्रीज वो डूब रहे हैं, और उनको बचाने वाला कौन है? फिर दोबारा भारत ही उनको बचाएंगे। जैसे नेपाल में इतना भूकंप आया था, इतना तबाही मची थी, वहां रेस्क्यू ऑपरेशंस कौन किया है? भारतीय ने किया है। वी हैव इवन गॉन अप टू सीरिया एंड लेबनान, वहां जाके भी हमने रेस्क्यू किया है। तो वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। मालदीव्स में पानी की कमी होती है तो भारत ही रिस्पॉन्ड करती है ना। चाइना हिमालय ग्लेशियर से कुछ एक शिप भेजा था पानी, टू जस्ट शो दैट अब भारत आपके रेस्क्यू में नहीं आएगा तो हम हैं आपके साथ। तो चाइना से शिप आना है आपको 2 महीने 3 महीने लगेंगे, तब तक क्या बिना पानी के अब क्या करेंगे उधर? तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर इज भारत। सेम थिंग बांग्लादेश में भी यही हाल है। तो जब ये जैसे मैंने कहा गैंग्रीन आ जाती है, व्हेन यू कट ऑफ द विंग्स, आर्म्स एंड बॉडी पार्ट्स, तब ये सिचुएशन होती है। श्रीलंका में जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया था तो उसको बचाने वाला कौन था? हम ही रेस्क्यू किया उनको, $4.5 बिलियन दिया उनको, फिर हमने ही उसको रेस्क्यू किया। और हंगर इंडेक्स क्या कहती है कि श्रीलंका का जो स्कोर है भारत से भी अच्छा है, मगर हमारी शिप वहां नहीं जाती है, उनको खाना भी नहीं मिलता था। तो फिर भी मतलब द काइंड ऑफ सिचुएशन ऐसा है कि इन सब देशों का भला इसी में है कि भारत के साथ जुड़े रहें। पाकिस्तान जब भारत के साथ फिर तिजारत और इकोनॉमी खोलेगी, ऑटोमेटिकली पाकिस्तान का इकोनॉमी भी स्टेबलाइज होंगे। पहले उनके जो सप्लाई चेन वो रिस्टोर होगा, हम भी उनसे सीमेंट विमेंट जो भी है वो खरीदना शुरू करेंगे,
उनके जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स चाहिए चाइना से खरीदने से उनका क्या नुकसान हो रहा है हम देख ही रहे हैं। तो दे कैन easily take our industrial product. We are already competing with China. इंजीनियरिंग गुड्स में हो, केमिकल्स में हो, बहुत से इश्यूज में हम ऑलरेडी वी आर टक्कर ले रहे हैं चाइना को लिटरली। तो उनके उनके पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए वो ही कर सकते हैं। इफ दे नॉर्मलाइज रिलेशनशिप, वो ऑटोमेटिकली भारत में भी उनके लोग आके यहाँ पीएचडी कर सकते हैं, आईटी सीख सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। बट ये आइडेंटिटी इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर देम देन अपना भला। दैट इज अ प्रॉब्लम। ये आइडेंटिटी क्राइसिस जब तक इन देशों में कंफ्यूजन है, इफ दे शुड हैव नो क्लैरिटी, वी आर ऑल पार्ट ऑफ भारत बट वी हैव एन इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी, कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स ओके, बट वी आर पार्ट ऑफ कंटिन्यूम ऑफ भारत सिविलाइजेशन। ये अवधारणा जब तक नहीं होगी तब तक दे विल हैव दिस प्रॉब्लम्स। सर एक सवाल आपके लिए है, वो ये कि कई सारे एनालिस्ट ये दावा करते हैं कि जो पाकिस्तान आज जिस स्थिति में है, यानी कि अनस्टेबल पाकिस्तान भारत के फेवर में है। जब पाकिस्तान स्टेबल हो जाता है तो भारत को तंग करने का काम करता है, यही इतिहास रहा है। और साथ ही साथ जो आइडेंटिटी क्राइसिस की आपने बात की, आखिर इस नेबरहुड में ये आइडेंटिटी क्राइसिस का खतरा डाला कहाँ से, किसने डाला, कैसे आ गया अचानक से? ये दोनों चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी, अभी पाकिस्तान स्टेबल होगा तो भी खतरा है हमारे लिए, क्योंकि वो जब स्टेबल था तो हमारे ऊपर इतने जंग छेड़ी थी। जब अनस्टेबल हो जाएगा तब भी हमारे लिए खतरा है। पाकिस्तान ही खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान कॉन्सेप्ट इज एंटी भारत। वो बनी है कि हम भारत नहीं है, तो उनका खुद का आइडेंटिटी कुछ नहीं है। इट वाज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ हेट्रेड टू हिंदूज और हेट्रेड टू द मेनलैंड भारत। तो इसीलिए उनका फर्स्ट सिटीजन मोहम्मद बिन कासिम है, जो आपको लूटा था, आपको मारा था, आपके औरतों को उठा के लेके गया, जलील किया, तो वो आपके लिए हीरो है, आपके लिए फर्स्ट सिटीजन है। तो आप क्या उम्मीद रख सकते हैं उससे? तो द प्रॉब्लम इज पाकिस्तान अनस्टेबल या स्टेबल कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, बट द सिचुएशन इज जब अनस्टेबल होगा वी विल हैव द सेम प्रॉब्लम लाइक रोहिंग्यास, जो वेस्ट ईस्ट में है, रोहिंग्या और बंगाली बांग्लादेश के जो घुसपैठियां आते हैं इधर, वही प्रॉब्लम इधर भी शुरू होगा। अब कितना भी फेंस लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आएंगे। कितनों को मारेंगे? एक दो आए तो आप मार सकते हो, जब हजारों में आएंगे तो क्या मार सकते हो? उनको नहीं मार सकते हो ना। तो देर आर वेज एंड मीन्स यहाँ आने में। वो जैसे बोट्स है ना, अभी यूरोप कैसे जा रहे हैं लोग, दे आर गोइंग इन बोट्स। आपको समुद्र के बीच में तो उसको मार नहीं सकते हो। तो ये सिचुएशन बनेगा, जब बनेगा वो खतरा है हमारे लिए। तो हमारे थिंक टैंक सोचना पड़ेगा क्या करना है। शायद वी नीड टू कार्व आउट सम एनक्लेव्स विद इन पाकिस्तान, मे बी सिंध एरिया में, मे बी पंजाब एरिया में, कुछ एरिया हमारी कंट्रोल में लेके इनको वहीं बसाएंगे, देश में घुसने नहीं देंगे। फिर जो भी यूएन बॉडीज है या इंटरनेशनल डोनर्स उनको खिलाए, जो भी है सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करेंगे, बाकी दुनिया देखे। तो वी विल हैव अ प्रॉब्लम विद इफ पाकिस्तान इज अनस्टेबल, वी विल डेफिनेटली हैव अ प्रॉब्लम इफ इट इज स्टेबल। उनके जितने भी पैसे वेस्ट से आ रहा था वो अपना देश में नहीं खर्च किया, भारत के खिलाफ खर्च करना शुरू किया। अब देखिए उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं है, एक एक बिलियन डॉलर कर्ज के लिए, वो भी कोई डोनेशन या कर्ज के लिए तिगड़म नाच रहे हो कहीं जाके, वर्ल्ड बैंक में, आईएमएफ में, क्या क्या कर रहे हैं लोग, चाइना के साथ घुटने टेक के उनको क्या क्या कर रहे हैं लोग। मगर वो चाइना से फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स, ये सब खरीद रहे हैं। मतलब सी एवरी कंट्री हैज एन आर्मी, पाकिस्तान में आर्मी हैज अ कंट्री। तो ये प्रॉब्लम है, आपकी 50% आपकी जो रिसोर्सेस है वो आर्मी को देंगे आप, बाकी 50% से देश कैसे चलेगा? तो दिस इज अ प्रॉब्लम। पाकिस्तान एग्जिस्टेंस इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम फॉर भारत बिकॉज इट इज एन आइडियोलॉजिकल स्टेट। वो आइडियोलॉजी में ही वो प्रॉब्लम है हमारे लिए, बाकी इतना प्रॉब्लम नहीं है। अभी नेपाल देखिए, इतना हमें आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, इट इज मोर ऑफ अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम। वहां अभी भी हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, और ये जो चाइनीज इन्फ्लुएंस कम्युनिस्ट पार्टीज उसको निकाल देंगे तो वील नॉट हैव अ प्रॉब्लम, वो सब चलता रहेगा। फिर रही बांग्लादेश, बांग्लादेश में भी सिग्निफिकेंट पार्ट जो इस्लामिक कट्टर सोच रखने वाले हैं वो तो है, वो तो भारत में भी है। नू में हमने वायलेंस देखा है, फिर बंगाल में हमने वायलेंस देखा है,
यहाँ तक जो टीएमसी को वोट दिया उनको भी नहीं छोड़ा है, उन औरतों को साथ भी ये बलात्कार हुआ, ये सब हुआ है। तो इट इज नॉट कन्फाइंड ओनली टू बांग्लादेश, वी हैव दिस प्रॉब्लम, वी हैव बीन लिविंग विद दिस फॉर सेंचुरीज। आज कोई नया बात नहीं है, मगर वहां आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन नहीं है, बिकॉज बंगाली लैंग्वेज वहां मिल जाती है, इट्स नॉट दैट क्रिटिकल। तो वी हैव दीज काइंड्स ऑफ मल्टीपल प्रॉब्लम्स हमारे देश में हैं। तो देखते हैं फिर ultimately it is a clash between concepts, it is a clash between identities. एब्सोल्युटली सर, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की जो अवैध घुसपैठ है उस पे आपने बात की और इस पे काफी चर्चा भी होती रहती है। पिछले कई सालों में ये जो घुसपैठियों की संख्या है ये बहुत ज्यादा बढ़ी है और अब तो ऐसा लगता है दिल्ली जैसे जो महानगर है, जो नेशनल कैपिटल है, वहां पर बड़े बड़े जो शहर हैं, ऐसे में ये घुसपैठ करोड़ों में पहुंच गई है। सर, ये कितना बड़ा खतरा हमारी इंटरनल और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए है? किस तरह के हम हालात, क्या ऐसा भी हो सकता है कि सर कभी इन फ्यूचर भारत को अनस्टेबल या इस तरह की कोई अनवांटेड सिचुएशन क्रिएट करने के लिए इनको सिस्टमैटिकली भारत में लाया जा रहा है, ऐसा भी कोई प्लान हो सकता है? जी देखिए, जब रोहिंग्या रखाइन प्रोविंस से बांग्लादेश में आते हैं, और वो भी बांग्लादेश के चट्टगांव प्रोविंस में जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, वहां आते हैं। कॉक्सस बाजार में इनके पूरे कैंप्स हैं। कॉक्सस बाजार से ये लोग जम्मू कैसे पहुंचते हैं? इनके पास पैसे कहाँ हैं, पैसे किधर है? वो जाने का रास्ता इनको क्या मालूम है? इनको यहां से वहां तक लेके जाने का एक इकोसिस्टम है, वो देश के लिए खतरा है। इनको हर शहर में, हर क्रिटिकल एरियाज में जाके इनको फंसाना ये कोई छोटी बात नहीं है। वो आएंगे, बंगाल में आएंगे या असम में आएंगे, तो वहां से हजारों किलोमीटर इनको लेके जाना है। जहाँ रास्ते में उसको खाना कौन खिलाएंगे, टिकट्स कौन देंगे, फिर वहां पहुंचने के बाद वहां रहने का व्यवस्था कौन करेंगे, ये कर कौन रहा है? दिस इज अ चैलेंज। तो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। मैं एक बैठक में गया था, केरला गया था। केरला में तिरुवनंतपुरम में था, मैं एक होटल में ठहरा हुआ था। मैं अपने साथ मेरे पुरखों का शालिग्राम और ये पूरा मूर्तियां लेके जाता हूँ, तो अभिषेक करता हूँ। अभिषेक करने के बाद वो पानी कोई उसके ऊपर पाँव नहीं रखना है, क्योंकि पूजा की पानी है। वो कोई गमले या पेड़ पौधों में डालना है ताकि इसको अपवित्र ना हो। तो मैंने उस ऑफिस बॉय को बुलाया होटल का और उनको दिया पानी देके, कहीं महफूज जगह डालने का मैंने रिक्वेस्ट किया। तो वो कहता है कि यह हमारे लिए ममनू है, हम ये सब छूते नहीं है, एक काफिराना है। तो मैंने पूछा उनसे, आप कहाँ से आए हो? वो कह रहा है हम बंगाल से आए। तो थोड़ी बहुत बंगाली मैं भी जानता हूँ, तो जब बंगाल में पूछा, उनकी बंगाली भी टूटी फूटी थी। तो मैं समझ गया कि ये रोहिंग्या है, क्योंकि रोहिंग्यास बंगाली बोलते हैं। एक्चुअली वो बांग्लादेश से इन्फिल्टर होकर बर्मा में सेटल हुए लोग हैं। मतलब इनकी सोच इतना कट्टर है, तो वो इस देश में कैसे इंटीग्रेट कैसे होंगे? हमारी यहाँ नमाज भी चलती है, हमारी यहाँ दुर्गा पंडाल का साइरेंस भी होते हैं। वी हैव अंडरस्टूड ईच अदर। हाँ, इधर उधर कुछ ना कुछ घटना होते हैं, बट लार्जली द मुस्लिम्स ऑफ भारत दे हैव अंडरस्टूड हिंदूज क्या है, हिंदुत्व क्या है, ये लोग क्या करते हैं, वो अपना करेंगे, ये अपना करेंगे, गणेश पंडाल चलते रहेंगे, इनके उर्स चलते रहेंगे। दिस इज अ कॉमन प्रैक्टिस हियर। बट जब आप वहां से आके इधर आप ये कहते हो कि हमारी मजहब आपको ये करने नहीं देते हैं, वो करने नहीं देते हैं, दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर अस। हमें कोई एतराज नहीं है, हम बहुत से लोग आए थे भारत में, इंटीग्रेट हो गए। सीरियन क्रिश्चियंस देखिए, दे वर द फर्स्ट इमिग्रेंट्स इनटू भारत। अभी सीरियन क्रिश्चियंस वो धोती मुंडन ये सब पहनते हैं, उनके साड़ियां पहनते हैं, दे आर वेरी मच लाइक एनी ऑफ अस। और पारसीज देखिए, जोरास्ट्रियंस, वो तो गुजराती बोलते हैं, गुजराती ड्रेस पहनते हैं, उनके लिपि भी गुजराती में होती है, सब कुछ वो दे हैव इंटीग्रेटेड कंप्लीटली। उसको आप फर्क डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। ऐसे बहुत से कम्युनिटीज इस देश में आए, इंटीग्रेट भी हो गए। मुस्लिम कम्युनिटीज में देखेंगे, सिद्धी कम्युनिटी है, वो तलाला करके एक टाउन है गुजरात में, जूनागढ़ के पास है, वहां ये लोग बसते हैं। ये मोहम्मद घोरी के सेना में आए थे। दे आर बेसिकली अफ्रीकन्स जो यहाँ रह गया, मतलब कोई इंजर्ड हो गया, कोई पता नहीं, या यहीं रहना चाहते थे, उनका एक कम्युनिटी बन गया।
दे आर नीग्रोस, दे आर अफ्रीकन्स, ब्लैक अफ्रीकन्स, मगर पूरे भारत में विलीन हो गया। हाँ, वो तो मुस्लिम्स हैं, मगर यही की शलवार कमीज, इनका उठना बैठना, गुजराती बोलना, सो दो फीचर्स अफ्रीकन है, दे आर वेरी मच पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। तो ये से इंटीग्रेट जब होती है तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। रोहिंग्या आए तो बड़ा देश है, इनको भी हम अब्जॉर्ब कर सकते हैं मगर जब इनका सोच ही एक कट्टरपंथी है, और वो जो काम किया था रखाइन प्रोविंस में हिंदू परिवारों के साथ ये जो किया है, बौद्ध परिवारों के साथ ये जो किया है, उसके रिटेलिएशन में वहां की बौद्ध अराकन आर्मी ये सब क्या किया है हम जानते हैं। तो वही सोच लेके इधर आएंगे तो वो हमारे लिए खतरा है। हमने यूरोप में भी देखा है, जो अफ्रीका से, सीरिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो वहां इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेंट्स के नाते जाते हैं, वहां सोसाइटी में इंटीग्रेट नहीं हो रहे हैं लोग। वो क्योंकि ये लोग नॉर्मली मेन जाते हैं, मर्द जाते हैं उधर, औरतों को कम लेके जाते हैं या ना के बराबर है। तो औरत का जो दर्जा है इन इस्लामिक देशों में, वही सोच लेके जब वहां जाएंगे, जो मॉडर्न कपड़ा पहने हुए औरत को, लड़की को देखते हैं, ये लोग उनके साथ जातिया करना शुरू करते हैं। तो इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम है हमारे लिए। 60-70 साल में जब ये सब कट गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान, ये सब कट गया, जैसे मैंने पहले कहा था, गैंग्रीन हो गया। तो इसीलिए उनके सोच, उनके डीएनए भारत में आने के बाद एक खतरा है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर, जम्मू, ये तो ऑलरेडी है ही है, मगर यहाँ बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, इनको कंट्रोल कर सकते हैं। छोटे छोटे राइट्स इधर उधर हो सकते हैं, मगर वी हैव द कैपेसिटी, हमारे पास इतना कैपेसिटी है, वो कंट्रोल कर सकते हैं। मगर हमारी खतरा है चिकन स्नेक कॉरिडोर में, जहां हमारी कोई 25 किलोमीटर की जो लैंड है, वही हमें नॉर्थ ईस्ट हमारे स्टेट से कनेक्ट करती है। वहां ये लोग कुछ करेंगे तो वी विल लूज द कनेक्शन टू नॉर्थ ईस्ट, और इनको इस्तेमाल जरूर करेगा चाइना और पाकिस्तान, इनको इस्तेमाल करेंगे। तो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट वी हैव। हमारी असम से लेके हमारी जितने भी नॉर्थ 7 और 8 सिस्टर्स जो भी है, वो हमारे हाथ से चले जाएंगे। दैट इज अ बिगर प्रॉब्लम। तो रोहिंग्या इज अ सीरियस प्रॉब्लम। ये जब तक इंटीग्रेट नहीं करेंगे, इफ दे कम ओनली फॉर इकोनॉमिक रीजंस, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन इजीली अब्सॉर्ब। हमें तमिलियंस को कितने लोगों को दिया है, जो एलटीटी के चलते हुए वहां श्रीलंका में जो स्ट्राइफ था, ये लोग आए थे, हमारी तमिलनाडु में शरण लिए थे। हम सीए जैसा एक और हमने एक स्पेशल एक्ट लेके आए थे, वो कांग्रेस के कालखंड में। इन सबको भारतीय सिटीजनशिप दे दिया, अब्सॉर्ब भी कर दिया हमने। वो कौन है, वो श्रीलंकन है, तमिलियन है, हमें अभी पहचानना मुश्किल है, वी हैव अब्सॉर्ब देम। तो इस देश में वो क्षमता है इनको अब्सॉर्ब करने का। जब बट दैट कम्स विद द कंडीशन, आप भारत को एक्सेप्ट करना है, भारत के संविधान को एक्सेप्ट करना है, यहाँ की प्लूरलिटी को एक्सेप्ट करना है, एंड यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, इसको एक्सेप्ट करना है। आप अपना पूजा पद्धति रखिए, कोई आपको रोक नहीं रहा है, बट जब आप ये सोच रख के आते हैं, वो खतरे हैं हमारे लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कोई ना कोई शक्ति इनके पीछे है। इतने दूर इनको लेके जाके वहां बसाना, उनको नौकरियां दिलाना, ये पूरे इकोसिस्टम जो है, दैट इज डेफिनेटली वर्किंग अगेंस्ट आवर कंट्री। एब्सोल्युटली सर, आपने जो इंटीग्रेशन की बात की है, तो पता है हमें कि इंटीग्रेट नहीं होते, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये कि आपने कहा कि भारत को एक्सेप्ट करें, भारतीय संविधान को एक्सेप्ट करें, पूजा पद्धति सबकी होती है जो संविधान ने अधिकार दिया, लेकिन सर सबसे बड़ी समस्या यही है कि इनको आइडिया ऑफ इंडिया, इंडिया की एग्जिस्टेंस, इंडिया पे फतेह करने का मकसद से जो इंडिया में एंटर कर रहे हैं, उनको हम इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग करने की आपने बात कही। हालांकि मैं तो इस बात से भी इनकार करती हूँ, क्योंकि जो हमारे लोगों का अधिकार है जिन रिसोर्सेस पे, तो घुसपैठियों को उसका बिल्कुल भी फायदा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन सर, अगर हम सिर्फ इस बात को लेकर चलें कि चलिए देखिए हम बहुत बड़ी एक पावर है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम उन तक उनको अब्सॉर्ब भी कर सकते हैं, लेकिन सर जो लोग भारत को तोड़ने का ख्वाब देखते हैं, भारत पर फतेह हासिल करने का ख्वाब देखते हैं, चलते फिरते भारत से, भारतीय लोगों से नफरत करते हैं, ऐसे लोगों को हम किस तरह अपने देश में रहने का अधिकार दे सकते हैं, अपने रिसोर्सेज पे जीने का अधिकार दे सकते हैं। इनफैक्ट मैं कई सारे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि दिल्ली में कई सारी ऐसी बस्तियां हैं जहां पर इस तरह के लोगों को बसाया जाता है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज उनको प्रॉपर रिहैबिलिटेट करने के लिए किट्स प्रोवाइड करती हैं, जिसमें फोल्डिंग पलंग्स होते हैं, कूलर होते हैं, और बर्तन और
पूरा सामान होता है, उनको फ्री पानी, बिजली दिया जाता है। तो जब पॉलिटिकल पार्टीज़ इनको बसाने में शामिल हों, तो उसे किससे जाके और कैसे कहें? क्योंकि अगर इन फ्यूचर कोई इस तरह की समस्या क्रिएट होती है, तो किस तरह से इनसे बचा जा सकता है? आपने खास तौर से चिकन नेक की बात की है, वो बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। भारत किस तरह के प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकता है, खास तौर से उस पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए? देखिए, पहला हमारी पास पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए। इल्लीगल घुसपैठी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो भी आया है उनको डिपोर्ट करना है, सिंपल एज दैट। ये हमारी सिस्टम में क्लियर कट एक पद्धति होनी चाहिए, क्योंकि हम यूएन कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजीज हमने साइन नहीं किया है, तो इसीलिए वो कोई पाबंदी नहीं है हमारी यहाँ उनको लेने का। तो लेट द गवर्नमेंट डिसाइड कि जो इलीगली इस देश में आते हैं, इनको यहाँ रहने का हक नहीं है, उनको ट्रांसिट फिर वापस भेज देंगे। ये इनको क्लियर कट पॉलिसी होनी चाहिए। दूसरा, हमारी इंटरनल प्रॉब्लम है कि हमारी इलेक्टोरल सिस्टम जो है वो ब्रिटिश की दिया हुआ है, वो समाज को तोड़ने में ही आपको इलेक्टोरल बेनिफिट आएगा। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है वो इलेक्टोरल ब्लॉक्स बनाने में ही वो सिस्टम चलती है। इलेक्टोरल सिस्टम जो है यूके में वो अच्छा है, क्योंकि वहाँ हाल ही में 50-60 साल पहले तक वहाँ की सोसाइटी ऐसी थी कि इट हैड एंग्लो सैक्सन व्हाइट प्रोटेस्टेंट ब्रिट्स। तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में जाइए वो यही रहेंगे ना। तो वहां एक बंदे को एक वोट ज्यादा मिल गया तो वो जीता है, बाकी वो हार गया वो चलेगा। मगर ऐसा नहीं है इधर। वी आर अ वेरी वेरी डाइवर्स कम्युनिटी। यहाँ आप एक वोट किसी को ज्यादा मिल गया तो आप कह रहे हो वो जीत गया, दूसरा हार गया। भाई, दूसरा हारा नहीं है, उनके भी समर्थक इतने लोग हैं। कोई किसी को 33% मिला तो किसी को 32% मिला। यू आर सेइंग दिस फेलो इज अ विनर, बट 32% का रिप्रेजेंटेशन आप क्या कर रहे हो? इज दिस डेमोक्रेसी? तो ये जब ये सिस्टम आया, इसके चलते हुए वोट बैंक पॉलिटिक्स बिकम वेरी क्रूशियल सत्ता हासिल करने के लिए। तब ये मुस्लिम वोट बैंक जो है दैट बिकम्स वेरी क्रूशियल। caste politics become very crucial. लैंग्वेज, मतलब रीजनल नॉर्थ साउथ डिवाइड, ये सब जो है समाज को बांटने का जो सिस्टम है वो हमारी इलेक्टोरल सिस्टम से आती है। दिस इज नॉट सुटेबल टू भारत। हमने इसको दोबारा कोई सोचने चाहिए क्या सिस्टम रिप्रेजेंटेशन, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन किस सिस्टम से आना चाहिए। दोबारा चर्चा करके कोई और सिस्टम लेके आने की जरूरत है। जब तक ये सिस्टम है यही चलेगा, वोट बैंक पॉलिटिक्स चलेंगे। जैसे आपने पूछा है कि जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, ये तो हजारों साल से चली आ रही है, क्योंकि अब्राहमिक रिलीजन्स जो है उनके पहला बेसिक सोच बाइनरी में होता है, हम सही है बाकी गलत है। हम जैसे क्रिश्चियन में ये कहते हैं हम क्रिश्चियन है, बाकी दे आर क्या कहते हैं उसको, नॉन बिलीवर्स को वो लोग कहते हैं आई मीन आइडल वर्शिपर्स जो भी है। तो इट्स लाइक हीथन, सॉरी हीथन्स, क्रिश्चियंस और हीथन्स। और मुस्लिम तो है ही है, हम मुसलमान हैं बाकी काफिर है। तो दिस बाइनरी सिस्टम जो है उसके चलते हुए ये सोचते हैं कि बाकी सबको हम कन्वर्ट करना है या उसको मार देना हमारी रिलीजियस राइट है। ये जब अब्राहमिक रिलीजन सोचते हैं तो वहां गड़बड़ होती है। और ये अब्राहमिक रिलीजन्स में 4 है। एक तो जुडाइज्म है, हम जानते हैं जुडाइज्म इज कन्फाइंड ओनली टू इजराइल एंड लिटिल पॉकेट्स हियर एंड देयर। बाकी इस्लाम और क्रिश्चियनिटी हम जानते हैं। चौथा अब्राहमिक रिलीजन है, उसका नाम है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म भी इट्स रिलीजन इन अ सर्टेन वे। उधर भी बाइनरी है, हम सही है बाकी गलत है। मैं भी बोलते जैसे आपने बोला है। या करेक्ट करेक्ट। सो जब ये सोच रहता है तो खतरे हैं, क्योंकि भारत के सिविलाइजेशन इज डेमोक्रेटिक। हम सबको एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ राजा होते थे कि बहुत से राजाएं हिंदू पद्धति फॉलो करते थे, उनके बीवियां जैन्स थी। इवन रावणासुर भी वो वैदिक शैव था, मगर मंडोदरी जैन थी। तो हमारी यहाँ प्रथा रही है। वी हैड अशोका, वो हिंदू था, फिर उनके बीवी बौद्ध थी। तो वी हैड दिस काइंड ऑफ अ सिनर्जी। वी नेवर, इट्स अ पर्सनल अफेयर एंड वी हैड डेमोक्रेटिक वे ऑफ लुकिंग एट इट। इवन इन सोच में भी एक भगवान है या मल्टीपल भगवान है,
पत्थर भगवान पत्थर में देख सकते हैं, या निर्गुण उपासन है, सब एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड इन दिस कंट्री। बट जब अब्राहमिक सोच आती है तो बाइनरी में देखना शुरू करते हैं। तो इसीलिए दारुल इस्लाम और दारुल हर्ब कॉन्सेप्ट आती है, जहां इस्लाम नहीं है वहां हम जंग करना है। जब ये सोच लेके आते हैं, ऑब्वियसली हमारे लिए खतरा है, क्योंकि हम बाय नेचर हम समझते हैं कि उनका पूजा पद्धति, उनका जो करना है वो करने दीजिए, हमें क्या प्रॉब्लम है, विल एक्सेप्ट देम। भाई हमारे पास 3 कोटि देवताएं हैं, 2-3 और ऐड करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा हमें। अल्लाह को और प्रॉफिट मोहम्मद को भी भगवान कर दिया तो हमें क्या प्रॉब्लम, प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है हमें। तो ये प्रॉब्लम वहां से आती है, वो उस सोच से आती है जो बाइनरी में सब चीज देखना देखते हैं लोग, उससे हमारे लिए ये प्रॉब्लम्स है। मगर ये इस्लाम में ही कन्फाइंड नहीं है, क्रिश्चियंस का भी यही प्रॉब्लम है भारत के बारे में। अब देखिए, जब वास्को डी गामा भारत की सी रूट डिस्कवर करने निकले थे, उनका मैंडेट क्या था? हमें हमारी किताबों में ये कहा गया कि वो ट्रेड के लिए यहाँ मूर्स और मुस्लिम्स उसको लैंड रूट में रोक रहे थे, तो इसलिए स्पाइसेस और बाकी सब ट्रेड करने के लिए वो भारत का सी रूट ढूंढने आया था। ये हमारी किताब में पढ़ाया गया। बट एक्चुअली इफ यू गो एंड रीड, जो पोर्चुगल किंग इनको जो मैंडेट दिया था, या जो इनके सामने जो कंडीशन रखा गया था, वो था कि उनके सोच में, चर्च के सोच में, जब पूरे दुनिया क्रिश्चियनाइज हो जाएगा तो जीसस क्राइस्ट का सेकंड कमिंग आएगा और 1000 साल तक वो रूल करेंगे, उसके बाद सब जन्नत जाएंगे। तो उस काम करने के लिए दुनिया में उनके सोच में जो नॉन क्रिश्चियन कंट्री था लार्जेस्ट, वो भारत था। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ कन्वर्ट करना है, इसीलिए लैंड रूट ढूंढना है। दिस वाज द रीजन फॉर विच वास्को डी गामा वाज सेंट, दिस वाज द रीजन फॉर विच कोलंबस वाज सेंट। दोनों, कोलंबस वहां गए थे, क्यों गए थे? इंडिया का रूट ढूंढने के लिए, और वहां एक झंडा गाड़ दिया था कि इन द नेम ऑफ क्राइस्ट आई क्लेम दिस लैंड। वास्को डी गामा भी वही किया था। तो इट वाज फॉर रिलीजियस पर्पस आए थे वो, ट्रेड बाद की बात थी। तो ये प्रॉब्लम है अब्राहमिक रिलीजन्स में, यही सोच है। अब देखिए, जब मणिपुर में इतना चल रहा है, वहां कुकियों के साथ भी हो रहा है और मैतियों के साथ भी गलत हो रही है, दोनों मर रहे हैं, बहुत इतना तनाव है उधर। मगर यूरोपियन पार्लियामेंट में कुकियों के बारे में रेजोल्यूशन आता है, मैतियों के बारे में आता नहीं है। क्यों? दैट इज अ प्रॉब्लम। नॉर्मली आपका जो रिलीजियस ओरिएंटेशन है, उसके बेसिस पे आप भारत को जज करेंगे। अब जब कोई क्रिश्चियन चर्च के ऊपर कोई अटैक होता है तो इमीडिएटली दे विल रिस्पॉन्ड, द एंटायर यूरोप विल रिस्पॉन्ड। मगर जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, दे आर क्वाइट, कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा है। ग्रेटा थनबर्ग क्यों नहीं बोल रही है? और इतने इतने नोबेल लॉरेट्स बैठे हैं, ये लोग क्यों चुप क्यों है? दैट इज अ प्रॉब्लम। मियां खलीफा सब खामोश है सर, किसी मियां खलीफा खामोश है, और टेलर स्विफ्ट खामोश है, तो रिहाना खामोश है, जो हमारी फार्मर्स एजिटेशन के बारे में कुछ बोली थी, अब चुप है। क्यों? यही प्रॉब्लम है ना। दैट इज, इट इज अ रिलीजियस डॉक्ट्रिन इनको चलाती है, और ज्यूस के खिलाफ बोथ इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी बोथ हेट ज्यूस। तो ये प्रॉब्लम है। इसीलिए अब एंटी सेमिटिज्म आज यूरोप में और अमेरिका में इतने बड़े पैमाने पे हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो जूस को नफरत करते हैं। दोनों आइडियोलॉजीज में एंटी जू, एंटी सेमिटिज्म लिखा पड़ा है। और हिटलर एक पहला ऐसा शख्स नहीं था। हिटलर आने से पहले इनके साथ कितना मतलब प्रताड़ना होती थी जूस के साथ यूरोप में, वो भी डॉक्यूमेंटेड है। मगर वो सब दे ट्राई टू हश इट अप, एंड इवन द पोप जस्टिफाइड जूस के जो मारने का जो प्रोग्राम हिटलर ने किया था, उसको तब की कालखंड की जो पोप थे, जस्टिफाई भी किया उसको। So we have a problem. Doctrinally, Abrahamic religions are not compatible with a democratic सोच। तो that वो प्रॉब्लम हम झेल रहे हैं। कुछ हद तक हमने हैंडल किया है, क्योंकि इवन इस्लाम हैज बिकम काइंड ऑफ सिविलाइज्ड सेटअप इन आवर कंट्री। बाकी पाकिस्तान, बांग्लादेश में देख ही रहे हैं, बाकी सीरिया, यहाँ जो आइसिस जैसे हुंकार जो ऑर्गेनाइजेशंस खड़ा हो गया, भारत में नहीं हो सकता है।
होगा तो वी नो समाज उसको झेल लेगी, विल कंट्रोल इट, नॉट अ प्रॉब्लम, एंड ऑफ कोर्स सरकार भी है। बट द प्रॉब्लम इज एक हद तक हम कर सकते हैं, बट इनका डॉक्ट्रिनल सोच जो है ये 100 साल 200 साल की नहीं है, हजारों साल की सोच है। जब पोप जॉन पॉल भारत में आया था, उनका स्टेटमेंट था, वो एक मेहमान था, स्टेट गेस्ट था, तो आप रिलीजियस जो भी सरमन देना है देके चले जाओ आप, बट उनका स्टेटमेंट था, फर्स्ट 1000 years वी हैव कॉन्कर्ड यूरोप, सेकेंड 1000 years वी कॉन्कर्ड अफ्रीका और अमेरिकाज, लेट द थर्ड मिलेनिया बिलोंग टू एशिया। मतलब ऑलरेडी एक ऑर्डर देके चला गया, आने वाले 1000 साल में पूरे एशिया को हम कन्वर्ट करना है। तो जब ये सोच है, जब गजवाए हिंद सोच के पूरे वहां लोग खड़े हैं, उनका सोच ही वही है, आज हम हार गया तो क्या हुआ, कोई गाजी आएगा, कोई ऊपर से आसमान से टूट पड़ेगा, हम ये करेंगे वो करेंगे। जब इनके सोच दिमाग में इतना डीप चला गया तो उसको कैसे रोकेंगे आप? यू आर ए सिविलाइजेशन, आप सबको साथ लेके जाने का आप सोच रखते हो, मगर वो आपसे नफरत करता है तो आप उनसे दोस्ती नहीं कर सकते हो ना। एक्चुअली एक क्रिस्टीन फेयर जो एसोसिएट प्रोफेसर है यूएसए में, उनका एक रिसर्च थी, वो एक्चुअली पाकिस्तान में जाके ये सुइसाइड बॉम्बर जितने भी है उनके माताओं को मिलके आई है। तो ये इनके क्या सोच है, क्या वो डू दे रिग्रेट अपने बच्चा जाके खुदकुशी किया है, तो उसके बारे में जो पूछी थी तो उनके जवाब था कि हम बहुत खुश है, हमारी बेटा खुदकुशी करके दीन के लिए जो वो मार्टर हो गया, तो अब मरने के बाद जन्नत में हमारे लिए एक क्या कहते हैं उसको, एक बड़ा पद पर बिठाने का रिक्वेस्ट करेंगे, अल्लाह से रिक्वेस्ट कर सकता है, इसीलिए हम बहुत खुशी है हम बहुत खुश है कि हमारा बेटा इस काम में मर गया। तो आप जब ये सोच माताओं में है तो आप क्या उम्मीद रख सकते हो इनसे? तारिक अंकल कहते थे, एब्सोल्युटली तारिक अंकल कहते थे कि जो पैदा ही मरने के लिए हुआ हो उससे आप कैसे लड़ेंगे, आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है ऐसे लोगों से लड़ने के लिए, तो हमें कुछ और रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। और जिस तरह से जो स्थिति लगातार भारत के आसपास बनती जा रही है उस पर आपने खुलकर बात की और पूरी स्थिति को समझाया इतिहास से लेकर अभी तक। लेकिन खतरा बड़ा है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अंदर इतने सारी जो घुसपैठ है, चाहे हम घुसपैठियों की बात करें या फिर होस्टाइल नेबरहुड की बात करें, दोनों ही तरफ अंदर बाहर हमें बड़ा खतरा भारत को लेकर नजर आता है। आगे की पूरी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए हमें पूरा भरोसा है कि सरकार इस पर सतर्कता के साथ काम कर रही होगी। लेकिन हम लोगों को भी अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन जो बनता है वो लगातार करते रहना है। सर आपने जो खुलकर से बात की उसके लिए आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।